आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा इन सब चीज़ों को, लेकिन अगर आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखो ये है आपका एक सॉलिड पार्टिकल, ठीक है, ये आपका सॉलिड, ये होता है बेटा आपका लिक्विड, और ये होता है इसके अंदर जो आपका फिल है ना वो है आपका गैस, ठीक है। जनरली होता क्या है बेटा, जब आप सॉलिड के किसी पार्टिकल्स को जूम करके किसी पोर्शन को अगर आप जूम करते हो ना, तो आप कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना उनका अरेंजमेंट देखोगे। अब देखो जरा ध्यान से देखो, जस्ट लाइक जैसे आप लोग जो ये आपके हाथ है ना, अगर आप अपने हाथों को पूरे अच्छे तरीके से इस तरीके से एक दूसरे के साथ जकड़ लेते हो, ठीक है, अगर आप अपने हाथों को इस तरीके से ऐसे जकड़ लेते हो और आप पूरा प्रेशर लगा के उनको एक दूसरे से हटाने की कोशिश करोगे तो आप नहीं हटा पाओगे। सिमिलरली इसी तरीके से जो इनके बीच के जो पार्टिकल्स है ना बेटा, वो एक दूसरे के साथ इतने ज़्यादा क्लोजली अटैच होते हैं कि ये इधर उधर मूव नहीं कर पाते, ठीक है। इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आगे मैं आगे जो चैप्टर्स आपके आएंगे मैं उसमें बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। वहीं आगे देखते हैं लिक्विड की ओर। ये देखो बेटा इसके जो पार्टिकल्स है ना ये थोड़ा दूर दूर अरेंज है। थोड़ा दूर अरेंज होने की वजह से क्या होता है कि ये पार्टिकल थोड़ा मूव करना शुरू हो जाता है, या तो इधर मूव कर सकता है या इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है ना, थोड़ा थोड़ा मूव करने लगता है, जिसकी वजह से इसके अंदर लिक्विड की कंसिस्टेंसी आती है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा सा मूव करने लगता है। अगर मैं बात करूं बेटा गैस की, तो गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। गैप ज़्यादा होने की वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं, यानी कि ये कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये इधर मूव कर सकता है, इधर 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 कहीं पे भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सॉलिड की पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ है, और ये गैस के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ है। जब आप आगे इस चैप्टर में बढ़ते जाएंगे और जब हम लोग आगे जो आपका मैटर की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे कि एक्चुअल में सॉलिड लिक्विड गैस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और आप इनको कैसे क्लासीफाई करोगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Once we know how particles combine or mix, we can then understand solutions. For example, how sugar dissolves in tea to make it sweet. बेटे जब आप लोग एक बार ये पढ़ना शुरू कर दोगे ना, जब आप लोग ये समझना शुरू कर दोगे ना कि कैसे आप किसी चीज़ को कंबाइन कर सकते हो, मिला सकते हो या मिक्स कर सकते हो, तो आप लोगों को समझ आएगा कि एक्चुअल में सॉल्यूशंस क्या होते हैं, है ना। जैसे जब आप लोग पानी के अंदर चीनी को घोल देते हो तो आप क्या बोलते हो, इट्स अ शुगर सॉल्यूशन, है ना। ऐसे ही आप लोग क्या करते हो, आप लोग चाय के अंदर चीनी को घोलते हो, क्यों, उसको मीठा करने के लिए, ठीक है। तो आप क्या तैयार कर रहे हो, आप एक तरीके से एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो। From the world of particles and the mixture we then move into the world of light. अभी ये कौन सा वर्ल्ड था, अभी तो आप किसके बारे में पढ़ रहे थे, पार्टिकल्स और मिक्सचर्स के बारे में। अब उसके बाद आप कहाँ मूव करोगे बेटा, आप मूव करोगे लाइट की ओर। We will study how light ray reflect off flat and curved mirrors and bends when passing through lenses and help us understand the working of many objects around us. आप क्या पढ़ोगे कि कैसे फ्लैट या कर्व्ड मिरर से लाइट की जो रेज है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं और कैसे मुड़कर वापस आ जाती हैं जब वो लेंस पर पड़ती हैं, ठीक है। The bending of light explains what happens when we see an image in a shiny metal spoon. आपको समझ आएगा कि कैसे हम लोग जो मेटल की जो स्पून होती है ना उसमें कैसे अपनी इमेज को देख पाते हैं, उस शाइनी स्पून में आप कैसे अपने आप को देख पाते हो, और हाउ करेक्टिव ग्लासेस हेल्प मैनी ऑफ अस क्लियरली, और कैसे आप कई सारे ग्लासेस का प्रयोग करके, जो हमारे को ऐसा होता है ना, कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना कि किसी को देखने में प्रॉब्लम होती है ना, कि किसी को पास का देखने में दिक्कत होती है, किसी को दूर का देखने में प्रॉब्लम होती है, तो आप कैसे, जो आप लोग चश्मे पहनते हैं ना, आप कैसे उनकी मदद से इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करके कैसे क्लियरली देख पाते हैं। इट्स नॉट जस्ट अ पॉलिश्ड मिरर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ये सिर्फ एक पॉलिश मिरर नहीं है जिससे लाइट जो है आपकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। रफ सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट एज वेल एंड सो डज द मून। बेटा जो रफ सरफेस होते हैं ना वहाँ से भी आपकी जो लाइट्स है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, जैसा कि आपने देखा होगा चंद्रमा। डिपेंडिंग ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द अर्थ, moon and sun, a slightly different part of the moon is illuminated each night, giving rise to the beautiful phases of the moon that we see in the sky. क्या कह रहे हैं बेटा, जो सन, मून और अर्थ की जो
पोजीशंस है ना, इस पर डिपेंड होके मून के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस बनते हैं, जिसमें उनका अलग अलग पोर्शन जो है इल्यूमिनेट करता है, चमकता है, और जिसकी वजह से चांद की सुंदर सुंदर कलाएं आपको रात में आकाश में दिखाई देती हैं। देख सकते हो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे फुल मून है आपका, है ना। ये सारी चीज़ें बेटा हम लोग आगे चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर आपका सिर्फ एक ब्रीफली आपको चीज़ें बताई गई हैं कि आप इस किताब में आगे क्या क्या पढ़ने वाले हो। Watching the periodic cycles of moon's phase allowed human to come up with the first calendars. क्या कह रहे हैं बेटा, जैसे आप जो चंद्रमा की कलाओं के बारे में पढ़ते हो ना, तो यहीं से आप लोगों का क्या बनना शुरू हो जाता है, यहाँ से आपका बनना शुरू हुआ था आपका पहला कैलेंडर। ठीक है, किसको देखकर, चंद्रमा की इन आकृतियों को देखकर। By combining careful observation of sunrises, sunsets and lunar cycles, various calendar come into being. क्या हुआ कि अलग अलग तरीके का जब ध्यान से पढ़ा गया, ध्यानपूर्वक इनका ऑब्जर्वेशन किया गया कि कैसे सूर्य उदय हो रहा है, सूर्यास्त कब होता है, ठीक है, चंद्रमा के जो चक्र हैं ये किस तरीके से चल रहे हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर क्या आने लगे बेटा, कैलेंडर्स जो है आपके बनने लगे। Isn't it fascinating that the calendars which determine our routine on Earth are linked to the motions of objects far beyond our planet? क्या ये आपको रोचक नहीं लगता कि जो चीज़ें हम लोगों के डेली बेसिस पर जो हम लोग काम कर रहे हैं, जिस चीज़ को देखकर, देखा ना आपने, डेज को देखकर, तारीख को देखकर जो हम लोग काम कर रहे हैं, वो एक्चुअल में उन प्लैनेट से रिलेटेड है जो प्लैनेट हमारी पहुंच से बहुत दूर हैं। But it's not just calendars or the movement of sun and moon that are linked. लेकिन बेटा ये सिर्फ कैलेंडर्स नहीं है, या फिर ये सिर्फ चंद्रमा और सूरज की मूवमेंट नहीं है जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। Right here on Earth there are marvelous and complex pattern of relationship between living organisms and their environments. बेटा इसके साथ साथ जो पृथ्वी है ना, उस पे जो ऑर्गेनिज्म है और उनके आसपास का जो वातावरण है, इन दोनों के बीच में भी कुछ अद्भुत संबंध देखे गए हैं, कुछ अद्भुत संबंध पाए जाते हैं। Every living being from tiniest insect to the largest whale, from blades of grasses to tall trees, depend on and respond to the air, water, sunlight and other organisms around them, forming the ecosystem that supports life on our planet. क्या कह रहा है बेटा, एवरी लिविंग बीइंग, जो भी सजीव है, फ्रॉम टाइनीस्ट इंसेक्ट, छोटे कीड़े मकोड़े से लेके बड़ी बड़ी वेल तक, फ्रॉम ब्लेड ऑफ ग्रासेस, जो ग्रास है ना उनकी पतली पत्तियों से लेकर लंबे लंबे पेड़ों तक, डिपेंड्स ऑन, निर्भर रहते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं किन चीज़ों का, एयर, हवा, पानी, सूरज की रोशनी और जो ऑर्गेनिज्म उनके आसपास प्रेजेंट होते हैं, जो इकोसिस्टम पूरा बना रहे हैं, ये जो प्लैनेट पूरा बन रहा है, इन सब से ये एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं बेटा, ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है, ये हमारे जो ग्रह है ना, इस पे जो जीवन है ना, ये संभव ही इसीलिए है क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है, एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। इन द फाइनल चैप्टर ऑफ दिस बुक, इस किताब के अंतिम अध्याय में, वी कैन पुट इट ऑल टुगेदर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अर्थ जस्ट राइट फॉर लाइफ। हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ रखेंगे और समझेंगे कि कैसे पृथ्वी जो है जीवन जीने के लिए बिल्कुल सही है, एंड टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंट चैलेंजेस दैट आवर प्लैनेट नाउ फेसेस। और हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण चुनौतियों को हम पहचान सकते हैं जो अभी प्रेजेंट में हमारे ग्रह को, जो हमारा ग्रह फेस कर रहा है, जो हमारे ग्रह के सामने आ रही हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, द अर्थ लाइज एट द परफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सबसे ध्यानपूर्ण महत्वपूर्ण बात क्या है बेटा, कि जो हमारी पृथ्वी है ना, वो एक उपयुक्त दूरी पर स्थित है। वेयर वाटर रिमेन्स लिक्विड, जहाँ पर पानी जो है वो किस फॉर्म में होता है, लिक्विड की फॉर्म में होता है, एंड इट हैज़ एन एटमॉस्फेयर, और यहाँ पर क्या है बेटा, एक वायुमंडल है, दैट प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन वी ब्रीथ वाइल शील्डिंग अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ हम लोगों को पैराबैंगनी किरणें, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना बेटा, जो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल होती है, जो हम लोगों के अंदर कैंसर जैसी बीमारियां क्रिएट कर सकती है, हमें उस हार्मफुल रेज से
बचाने का काम करता है, हमारे ऊपर एक शील्ड बनाने का काम करता है। कौन? ये एटमॉस्फेयर। बट ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द प्लैनेट कैन कॉज स्मॉल चेंजेस इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। लेकिन बेटा मानव की कुछ एक्टिविटीज ने इस प्लैनेट को क्या कर दिया है, इसके टेम्परेचर में कुछ परिवर्तन ला दिए हैं। डिसरप्टिंग क्लाइमेट पैटर्न्स विद डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस। इससे क्या हो रहा है, जिससे हमारी जो जलवायु है वो क्या हो रही है, वो बिगड़ रही है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना बेटा, इसका जो रिजल्ट है ना, वो क्या हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। ठीक है, किसकी वजह से? ह्यूमन एक्टिविटीज से। यानी कि ह्यूमन जो है वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ ऐसी गतिविधियां जो है हमारे पर्यावरण में हो रही है जो हमारे इस पर्यावरण को हार्म पहुंचा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो एक पिक्चर है जहाँ पे बहुत अच्छा सा पूरा इकोसिस्टम दिखाया हुआ है आपका। ये पूरा ग्रीनरी है, वाटर है, सारे आपके एनिमल्स हैं, है ना। वहीं कहीं दूसरी साइड अगर आप देखोगे तो देखो थोड़ा सा इफेक्टफुल है यहाँ पे, आपके जो पेड़ कटे हुए हैं, है ना। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्म एक आपको पिक्चर दिखाई गई है, जबकि आप इसको देखेंगे तो आपको एक थोड़ा ठंडा जैसा कुछ महसूस होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। एट द हार्ट ऑफ बोथ द प्रॉब्लम एंड एनी पॉसिबल सॉल्यूशन इज अस। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि पृथ्वी की जो ये समस्या है ना, और जो इसका समाधान है, इसकी जो समस्या है और जो समाधान है, वो दोनों ही हम लोग हैं, है ना। वी आर द वन इन्फ्लुएंसिंग अर्थ क्लाइमेट। हम ही वो लोग हैं जो जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, किसकी? पृथ्वी की। बट वी आर ऑल्सो द वंस हु कैन एंड मस्ट यूज साइंस टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस एंड गाइड आवर एक्शंस। और हम लोग ही वो हैं जो कर सकते हैं क्या, और हमें करना भी चाहिए, साइंस का प्रयोग करके हमें अपने आसपास होने वाले चेंजेस को समझना चाहिए और उनको सही करने के लिए हमें एक्शंस भी लेने चाहिए। ठीक है। The same scientific principles that we have guided our journey through the middle stages, observing, measuring, experimenting, will be key in helping us protect the delicate balance on which life depends. बेटा यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी आप लोगों को वही साइंटिफिक अप्रोच लगानी है। आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, आपको उनको मापना है, आकलन करना है, और फिर एक्सपेरिमेंट करके आपको जनरली क्या करने हैं, आपको वो तरीके निकालने हैं, वो सुझाव निकालने हैं जो हमारी इस लाइफ के लिए क्या है, उपयोगी हैं। द चैलेंजेस अहेड वॉन्ट ऑलवेज बी ईजी। हमेशा जो चैलेंजेस है ना, जो चुनौतियाँ होती हैं, वो हमेशा आसान नहीं होती। We hope some of you will try to solve these difficult problems with curiosity as your guide. तो हम आशा करते हैं कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिज्ञासु होंगे और अपने अंदर इस जिज्ञासा को क्रिएट करके इन सारी कठिन समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। To help you think like a scientist, तो आप लोगों को साइंटिस्ट की तरह सोचने के लिए लेट अस गो बैक टू अ क्वेश्चन। वापस उस क्वेश्चन के पास चलते हैं। वी आस्क्ड ऑन द फर्स्ट पेज, जो पहले पेज पर आपसे पूछा गया था, व्हाई इज वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर। कि पूरी की एक साइड दूसरी साइड से पतली क्यों होती है। फर्स्टली रिमेंबर दैट साइंस इज एवरीवेयर। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि जो साइंस है ना बेटा, वो हर जगह है। You don't need a fancy laboratory to do simple experiment. ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक अच्छी सी पूरी आपको लैब दी जाएगी, एक आपको प्रयोगशाला दी जाएगी, आप तभी उसमें कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। Even your kitchen at home is a wonderful place to observe and ask question. बेटा आपके घरों में जो रसोइयाँ हैं ना, वो एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस है। किसके लिए? क्वेश्चंस पूछने के लिए और चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए। All you need is start with curiosity, careful observation and asking what happen if. सब किससे शुरू होगा? सब तभी होने लगेगा जब आपके अंदर वही जिज्ञासा आ जाएगी, जब आप लोग ये पूछना शुरू कर देंगे कि क्या होता यदि, है ना। Have you noticed how a puri or a bhatura puffed up when placed in hot oil? आपने कभी नोटिस किया है कि पूड़ी या भटूरा जो आप लोग खाते हो, जब आप उनको गर्म तेल में डालते हो तो वो एकदम से फूल कैसे जाता है। और हाउ अ फुल्का स्वेल व्हेन पुट डायरेक्टली ऑन द फ्लेम। और कैसे रोटियां जो हैं वो आपकी अचानक से फूलने लग जाती है जब आप उनको गैस की फ्लेम पर रखते हो। वाई डज इट पफ्स अप लाइक अ बलून।
वो एक गुब्बारे की तरह कैसे फूल जाती हैं, एंड वाई इज वन साइड थिनर दैन अदर, और ऐसा क्यों होता है कि जो एक साइड होती है वो दूसरी साइड से पतली होती है। दीज आर क्वेश्चन अ साइंटिस्ट माइट आस्क, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो साइंटिस्ट पूछ सकते हैं, एंड यू कैन टू, और आप लोग भी। लेट अस हाउ कैन वी इन्वेस्टिगेट दिस सिंपल एवरीडे फिनोमिनल लाइक अ साइंटिस्ट वुड। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन साधारण चीज़ों को, इन साधारण जो ये एवरीडे के जो फिनोमिना हैं, इनको हम कैसे साइंटिस्ट की तरह सोच सकते हैं, उनकी तरह कैसे हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले वी विल ट्राई टू आस्क अ साइंटिफिक क्वेश्चन। हम लोग कैसे प्रयास करेंगे, हम लोग एक वैज्ञानिक प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे। What are the different things that may change the way a पूरी puff when we fried? तो क्या क्या अलग अलग वो तरीके हो सकते हैं, या क्या क्या वो स्थितियां हो सकती हैं जो तलने पर पूड़ी को फूलने में हेल्प करती है। टू आंसर दिस, इसका आंसर उत्तर देने के लिए वी मे वॉन्ट टू डू सम सिंपल एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कुछ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। फॉर दैट, जिसके लिए वी ट्राई एंड फाइंड आउट टू मेन थिंग्स, हम लोग कोशिश करेंगे और दो इंपॉर्टेंट चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। वॉट ऑल कैन बी चेंज और कंट्रोल व्हेन वी डू द एक्सपेरिमेंट, एंड वॉट ऑल कैन बी ऑब्जर्व टू सी इफ दिस चेंजेस मेड एनी डिफरेंस। क्या कह रहा है कि इसके लिए हम लोग दो चीज़ों का प्रयास करेंगे कि प्रयोग करते समय हम लोग क्या क्या परिवर्तन देख रहे हैं, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होंगे और क्या क्या नियंत्रण हम लोगों को करने हैं, ठीक है, और जो हमारे चेंजेस आएंगे ना उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस, क्या क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिए आप दो अलग अलग कंडीशन लेंगे, है ना, तो आप ऑब्जर्व करेंगे पहले तो कि दोनों कंडीशंस में क्या हो रहा है, और फिर आप ये भी नोटिस करेंगे कि उन दोनों कंडीशंस में क्या क्या चेंजेस आपको दिखाई दिए, ठीक है, क्या क्या डिफरेंसेस आपको दिखाई दिए। इन दिस केस वी कैन परहैप्स थिंक ऑफ दैट चेंजिंग द थिकनेस एंड द साइज ऑफ द रोल्ड डो। हो सकता है कि इस स्थिति में हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो आटा है जो आपने लिया है उसकी मोटाई से कोई फर्क होता हो। वी कुड ऑल्सो ट्राई टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर, आटा, मैदा एक्सेट्रा। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अलग अलग तरीके के आटा भी ले सकते हैं ना, अलग अलग टाइप के फ्लोर ले सकते हैं, या तो हम आटा ले सकते हैं फ्लावर में, या फिर हम लोग मैदा ले सकते हैं। While frying the puri, we can also change the temperature of the hot oil or try and drop the rolled dough into the oil in different ways. Drop it vertically. कह रहे हैं कि क्या पूड़ियाँ सेकते वक्त, तलते वक्त हम लोग क्या टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, या फिर हमारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आएगा कि क्या अगर हम इसको अलग अलग तरीके से डालेंगे कढ़ाई के अंदर तो क्या कुछ और अलग अलग तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। स्लाइड इट एट एन एंगल, स्लाइड इट स्लोली। क्या ऐसे सीधे डालने से कुछ फर्क पड़ेगा या फिर धीरे धीरे डालने से कोई फर्क पड़ेगा। नोटिस दैट दीज आर द थिंग्स दैट वी कैन कंट्रोल। ध्यान दीजिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। However, to make sense of the changes, we also need to think of what can observe or measures. हालांकि इन परिवर्तन को समझने के लिए हमें यह भी सोचना होगा कि हम इन परिवर्तन को देख या फिर माप भी सकें। ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट करने लगो जो आपको समझ ही ना आए, है ना, आपको वो समझने भी आने चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। Some of these may have just yes or no answer. In some cases, there might be a number we can measure. हो सकता है कि कुछ के उत्तर बेटा आपको हाँ है, या कई केसेस में आपको ना भी मिल सकता है, लेकिन कुछ स्थितियाँ ऐसी भी होंगी जहाँ पे आप इनकी संख्या को भी नाप सकते हैं। Maybe we can start by checking whether the पूरी is puff up. सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या पूड़ियाँ फूली, हाँ या ना। और वी कैन मेजर द टाइम इट टेक टू पफ अप इन सेकेंड्स, और आप उसके समय को भी मेजर कर सकते हो कि आप जब अलग अलग तरीके से जब उन पूड़ियों को डाल रहे हो तो वो कितनी कितनी देर में पफ अप हो रही है यानी फूल रही है। वी कैन चेक वेदर अ वेरी थिक लेयर ऑफ डो स्टिल गिव अ थिन साइड ऑफ टू द पूरी। आप ये भी चेक कर सकते हो कि अगर आप बहुत मोटी पूरी को अगर आप तलते हो तब भी वो क्या आपको एक साइड पतली देगी। Further, while doing such experiments, it is better to change only one thing at a time while keeping the other condition same. बेटा आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कुछ चेंजेस एक बार लेकर आने हैं और ताकि दूसरी कंडीशंस में वो चीज़ें सेम रहे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इफ़ वी वांटेड टू सी द इफेक्ट ऑफ बॉइलिंग हॉट एंड नॉट वेरी हॉट ऑयल, वी वुड
यूज सर्कल्स ऑफ डो ऑफ द सेम थिकनेस। देखो अगर आप पहले टेम्परेचर के बेसिस पर देखोगे ना कि गर्म तेल में डालने से पूड़ी पर क्या इफेक्ट हो रहा है या ज़्यादा मीडियम तेल पर डालने में पूड़ी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो बेटा आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको पूड़ियाँ सेम साइज़ की लेनी होगी, सेम थिकनेस की लेनी होगी, है ना। आप थिकनेस भी अलग कर दोगे और आप तेल को भी अलग कर दोगे तो आपको एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, ठीक है। एंड ड्रॉप देम इन द सेम वे, और जिस तरीके से आप डाल रहे हो ना, अगर आप एक चीज़ में चेंज लेकर आ रहे हो तो आप जनरली आपने क्या किया, आपने दो पूड़ियाँ बनाई, है ना, सेम साइज की बनाई, सेम थिकनेस की बनाई, और आप दोनों को ही, एक को तो आप बहुत तेज़ गर्म तेल में डालोगे एक ही प्रोसीजर से, और दूसरे को आप मीडियम तेल में डालोगे उसी सेम प्रोसीजर से। समझ आया बच्चों? इट इज़ ऑल्सो अ गुड आइडिया टू कीप नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट यू सी एंड सेंस व्हेन डूइंग एन एक्सपेरिमेंट। और बहुत अच्छा आइडिया क्या है आप लोगों के पास कि आपको सारी चीज़ें जो आप देख रहे हो और आप एक्सपेरिमेंट करते, जो जो आपको समझ आ रहा है आप उसको क्या करते जाओगे, नोट करते जाओगे। डिड द ऑयल स्प्लैटर, स्मेल और स्मोक। क्या कह रहा है कि क्या जो तेल है आपका वो क्या हो रहा है, वो छटपटा तो नहीं रहा है। मतलब जब आप तेल के अंदर चीज़ें डालते हो ना तो एकदम से आपको ऐसे कुछ आवाज़ें आती है ना ऐसे छटपटाने की, जैसे तेल आपका जो है वो क्या हो रहा है, वो आपका अगर मैं बोलूँ तो जैसे अगर कभी तेल के अंदर पानी चला जाता है ना तो वो एकदम बहुत तेज की से चटपट चटपट करता है ना। तो क्या तेल स्प्लैटर तो नहीं हो गया, स्मेल तो नहीं आई, क्या किसी तरीके की कोई गंध तो नहीं आई, या कोई धुआं तो नहीं निकला। एंड आफ्टर डूइंग वन राउंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यू मे थिंक ऑफ मोर क्वेश्चंस। और एक राउंड करने के बाद आप फिर दूसरे क्वेश्चन को आपके दिमाग में रखते हुए एक्सपेरिमेंट करना है। डू पूरीज पफ बेटर व्हेन मेड फ्रेश और फ्रॉम स्टोर डो। क्या पूड़ियाँ तब भी फूल रही हैं जब आप पूड़ियों को फ्रेश डो से बना रहे हो या फिर आप रखे हुए डो से बना रहे हो, तब पूड़ियाँ फूल रही हैं या नहीं, आप इसका भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। वॉट हैपन इफ आई पिक अ होल इन द पूरी बिफोर फ्राइंग। आप क्या कह रहे हैं बेटा कि अगर आप तलने से पहले जो आपकी पूरी है उसमें अगर आप छेद कर दो और फिर आप उसको तेल के अंदर तलोगे तो क्या तब भी आपकी पूरी जो है वो फूलेगी। This is exactly how all scientific experiments from simple to the most complicated are done. यही वो एक्चुअल में तरीका है जो वैज्ञानिक यूज़ करते हैं सिंपल ट्रिक से लेकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को करने में। दिस इज़ द आइडिया ऑफ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ये वो तरीका है जिससे किसी भी चीज़ का सिस्टमैटिक आप जांच कर सकते हो। एंड जस्ट सो यू नो, even this simple everyday observation of a puri puffing is not really completely understood by the scientists today. बेटा जैसे कि आप जानते हो ये इतना सिंपल ऑब्जर्वेशन है ना पूरी का फूलना, फिर भी ये आज भी कई वैज्ञानिकों द्वारा अच्छे से समझा नहीं गया है। So whether it is the puffing of a puri or the shrinking bright part of the moon after पूर्णिमा, तो आपकी पूरी से फूलने तक जो आपकी पूड़ियाँ हैं इनका जो फूलना है वहाँ ये वाली चीज़ हो या फिर चंद्रमा का पूर्णिमा के बाद उनकी जो कलाकृतियाँ होती हैं, चंद्रमा के अंदर जो नई नई शेप्स आती हैं, ये हैं लेट योर केयरफुल ऑब्जर्वेशंस गाइड यू अलॉन्ग योर एक्सप्लोरेशन इनटू द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये सब क्या करेंगे बेटा, जब आप ये सारी चीज़ें ध्यान से देखना शुरू कर दोगे और ध्यान से इनका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दोगे तो आप कहाँ जाओगे, आप उस वंडरफुल साइंस की खोज की ओर निकल पड़ोगे। लास्ट में कह रहा है आपको हैप्पी इन्वेस्टिगेटिंग। क्या करना है आपको, अपनी इन्वेस्टिगेशन का आनंद लेना है। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म बेटा। जनरली अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे आप छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े चेंजेस तक कैसे ये चीज़ें हो रही हैं इनका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। होप सो सभी को ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर बेटा आप लोगों को क्लास समझ आ रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।